अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद कुर्बान की मुनासबत से आज हम आपको बीफ स्टीम रोस्ट का एक ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आप इस रेसिपी के मुताबिक अपने खानों को बनाएंगे, बीफ स्टीम को रोस्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकेंगे और आप सेहतमंद और तवाना भी रह सकेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद कुर्बान के मौका पर हर आमो ख़ास के पास बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो गोश्त अवेलेबल होता है और तरह तरह की डिशेस बन रही होती हैं। लेकिन गलती यहाँ पे होती है कि बहुत सारी डिशेस बनाने के दौरान जो ख़वातीन मिस्टेक कर रही होती हैं, गलतियाँ कर रही होती हैं, उनमें से एक गलती ये भी होती है कि जब बीफ को या मटन को जब रोस्ट किया जाता है तो उसके अंदर जो रेसिपी इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए मुज़र होते हैं और उन मुज़र सेहत इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने की वजह से आप तरह तरह के हेल्थ इश्यूज़ में जो है वो मुब्तला हो रहे होते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईद कुर्बान के मौका पर हर घर में गोश्त वाफर मिकदार में मौजूद होता है और घर की ख़वातीन तरह तरह की डिशेस बनाकर अहले खाना को खिला रही होती हैं। लेकिन इन डिशेस को बनाने में बुनियादी जो गलती होती है वो ये होती है कि जो इंग्रेडिएंट्स इन डिशेस को बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड जैसी बीमारियां जो हैं बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं और बाज़ औक़ात कैंसर और हेपेटाइटिस सी भी जो है वो भी बहुत तेज़ी के साथ लोगों में फैलता है। लिहाजा जब भी ख़वातीन इस तरह की डिशेस बनाएं, ख़ास तौर पे सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो है वो ओवरव्यू ज़रूर किया करें, उसके ऊपर गौर-व-फ़िक्र ज़रूर किया करें कि कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें किसी किस्म के कोई हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जो सिरका इस्तेमाल किया उसकी क्या अहमियत है और कौन से सिरके को अपनी डिशेस में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में क्या मिथ पाई जाती है और लोग जो है कौन सा सिरका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, जब भी आप स्टीम रोस्ट बीफ करने लगे तो उसको सबसे पहले जब आपने ये रेसिपी का आगाज़ करना है, आपने अगर बिल फ़र्ज़ मान के चलें कि आपके पास 1 से 1.5 किलो गोश्त मौजूद है, बीफ मतलब बड़ा गोश्त जो है आपके पास मौजूद है, तो आपने नमक और सिरका उन दोनों को लगाकर आधे से पौना घंटा जो है इसको रख देना है। जब आप इसको आधे से पौना घंटा रखेंगे तो इसके जितने भी रेशे होते हैं ये बिल्कुल बारीक बारीक रेशे होते हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बिल्कुल नहीं रहेंगे और ये बहुत नरम और स्मूथ जो है वो एक सूरत इख्तियार कर जाएगा। अब आपने इसको आधा पौना घंटा जो है इसको मैरिनेट करके इसको आपने रख देना है नमक और सिरके के साथ। जब आपको आधे से पौना घंटा गुजर चुका हो नमक और सिरके की मैरिनेशन किए हुए, तो फिर आप इसको अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद 1 से 1.5 किलो अगर आपके पास बीफ गोश्त मौजूद है तो उसमें आप 1 पाव दही लें, 1 पाव दही आप डालें। उसके बाद थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत अजवाइन डाल लें, मतलब अगर आपके पास अजवाइन मौजूद है तो आधा चम्मच आप अजवाइन का लें। उसके बाद 2 चम्मच चिली सॉस लें, 2 चम्मच ही सोया सॉस लें। उसके साथ आप नमक का 1 चम्मच इसमें ऐड कर लें। इसके बाद आपने केचप इस्तेमाल करनी है। बहुत सारी हमारी ख़वातीन जब केचप इस्तेमाल करती हैं तो बहुत ज़्यादा केचप को वो ऐड कर देती हैं अपनी इस रेसिपी में। याद रहे कि केचप बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये बहुत सारी ख़वातीन 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच तक जो है वो केचप इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती हैं। आप तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है वो केचप के इस्तेमाल किया करें। इससे ज़्यादा केचप आप इस्तेमाल बिल्कुल ना किया करें, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद आप लाल मिर्च जो है वो 1 चम्मच डाल लें और इसके साथ साथ पिसा हुआ धनिया जो है वो आप ले लें। इन सारी चीज़ों को आप कोई 8 से 10 घंटे का अगर आप टाइम पीरियड रखेंगे, इन सारी चीज़ों के साथ आप अपने बीफ को मैरिनेट करके इसको आप फ्रीज़र में रख दें।
फ्रिज में रख दें या ओपन एयर में रूम टेम्परेचर में आप एक बाउल में पानी लें 1.5 से 2 लीटर। उस पानी के अंदर आप कोई पतीला लें, देचकी लें, उस देचकी के अंदर आप जो है वो गोश्त डाल के तो इसको आप ढाँप दें मैरिनेशन करके। जब इन सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ मैरिनेशन किए हुए गोश्त को 8 से 10 घंटे का टाइम गुजर चुका हो, उसके बाद आपने इसको स्टीम करना है। अब स्टीम करने का क्या तरीका है, आपने एक प्रेशर कुकर लेना है। उस प्रेशर कुकर में आपने 1.5 से 2 लीटर पानी डालना है और मार्केट से बाआसानी एक चिमनी नुमा एक स्टीमर मिलता है, आपने वो स्टीमर ख़रीदना है। वो उस स्टीमर की तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह का स्टीमर है। ये आपको मार्केट से बाआसानी जो है वो अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। इस स्टीमर को लें। इस स्टीमर को आपने उस 1.5-2 लीटर पानी के अंदर आपने रख देना है प्रेशर कुकर के अंदर। फिर इस स्टीमर के ऊपर आपने बटर पेपर लगाने हैं। बटर पेपर आप इस तरह से 8-10 बटर पेपर लें, इर्द गिर्द आप बटर पेपर रखें, क्योंकि इतने ज़्यादा बटर पेपर लगाने का मकसद ये है कि आपका जो गोश्त है वो बिल्कुल किसी भी साइड से जो है वो खाली ना रहे और ये अच्छी तरीके से इसको ढाँप दे। तो आप इस तरह से बटर पेपर लें, हर तरफ लगा लें। उसके अंदर आप अपना गोश्त रखें जिसको आपने मैरिनेट किया हुआ था। इस गोश्त को रख के अच्छी तरह से बटर पेपर के साथ इसको कवर कर लें और इसके ऊपर प्रेशर कुकर का ढक्कन आप रख दें और इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट आपने हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, इसको पकाना है। याद रखें, जब आप तेज़ आंच करेंगे, चूल्हे की जो लाइट है उसको तेज़ करेंगे तो ये सही तरीके से स्टीम नहीं होगा, फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और हार्ड भी होगा और आपकी जो आपके गेस्ट हैं वो सही तरीके से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाएंगे और आपको जो है बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी फील होगा। इसलिए आपने 45 से 50 मिनट का जो दौरानिया है इसको आपने ज़रूर मुकम्मल करना है। वैसे तो बाज़ औक़ात अगर आप प्रेशर कुकर में इस तरीके के मुताबिक इसको बनाएं तो ये 30-35 मिनट में भी अच्छा खासा रोस्ट हो जाता है और नरम रोस्ट होता है। लेकिन याद रखें कि आप 45 से 50 मिनट का टाइम जब पूरा करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से बोटियां जो है वो घुल मिल जाएंगी और इसके रेशे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सारा एक प्रोसीजर है इसकी रेसिपी का। इस रेसिपी को आप फॉलो करते हुए अपना बीफ स्टीम रोस्ट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सिरके को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, सिरके की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसंदीदा खानों में से एक खाना सिरका भी हुआ करता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिरकों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। अगर इसको मेडिकली देखा जाए तो सिरके के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका की रोशनी में अगर देखा जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका मौजूद हो। इसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिरका एक अच्छा सालन है। मार्केट में जो विनीगर अवेलेबल होता है वो एक प्रोसेस्ड विनीगर सिरका होता है। कोशिश करें कि आप उसका इस्तेमाल कम से कम करें। हम आइंदा आने वाली किसी वीडियो में आपको जो 110% ऑर्गेनिक जो सिरका है, जो विनीगर है, उसको बनाने का तरीका जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे आपको इंशाअल्लाह किसी किस्म के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी नहीं बनेंगे और आप शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस जैसी, कैंसर जैसी बीमारियों से आप बच सकेंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जिस सिरके को इस्तेमाल करने का हुक्म इरशाद फरमाया या जो पसंद फरमाया वो भी 110% ऑर्गेनिक तरीके के साथ बना हुआ सिरका है। जो प्रोसेस्ड विनीगर है, जो सिरका है, जाहिर सी बात है कि ये आज के दौर की पैदावार है। 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में इस तरह के जो नॉन ऑर्गेनिक जो तरीके थे वो है भी नहीं थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 110% जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया सिरका है उसको ही पसंद फरमाया है। तो आप भी अपने खानों के अंदर इस 110% तरीके से बनाया हुआ जो विनीगर है, जो सिरका है, उसी का ही आप इस्तेमाल किया करें। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको सिरका बनाने का तरीका भी इंशाअल्लाह बता देंगे ताकि आपके लिए आसानी पैदा की जा सके। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।